अब मैं आपको बताता हूँ कि जो हमने यहाँ तक डिफेंस सिस्टम के बैलेंस जो है ना वो ख़राब हो चुके हैं, तो मार्फोलॉजी किस तरह की होगी। अगर आपको एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की जो है ना मार्फोलॉजी के ऊपर कुछ लिखना आ जाए तो आप किस तरह लिखेंगे। तो सिंपल आपने मार्फोलॉजी की हेडिंग देनी है, उसके अंदर क्या करना है कि सर ड्यू टू इन्हांस्ड परमिएबिलिटी लंग्स की इन्हांस्ड हो चुकी है, तो हमारे पास क्या होगा, जो हाइलिन है और फिब्रिन है, ठीक है, हाइलिन प्लस फिब्रिन, इसकी जो है ना वो डेपोजिशन होना स्टार्ट हो जाएगी, डेपोजिशन इन एल्वियोलाई, ठीक है, एल्वियोलाई के अंदर हाइलिन और फिब्रिन की डेपोजिशन स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से जो पिंक कलर हाइलिन मेम्ब्रेन है लंग्स के अंदर, एक पिंक कलर की जो है ना वो हाइलिन की मेम्ब्रेन जो है ना पिंक कलर की मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर जो है ना स्टिफनेस आना शुरू हो जाएगी। तो पिंक कलर जो मेम्ब्रेन है, बुक के अंदर लिखा हुआ है कि उसके अंदर स्टिफनेस आना शुरू हो जाएगी। अब जब ये लंग्स स्टिफ हो जाएंगे, यूँ साकत हो जाएंगे, तो एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे ये ना, ठीक है, तो रेजिस्ट करेगा लंग्स को टू एक्सपैंड, तो ये स्टिफनेस रेजिस्ट करेगी लंग्स को टू एक्सपैंड नहीं करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, रिस्पिरेटरी फेलियर, सिंपल, सही है। ये तो जैसा हमारे पास नॉर्मल माइक्रोस्कोपिकली जब हम इसको देखेंगे ना, ठीक है, तो आपको लंग्स एक तो डार्क कलर के, ठीक है, वो नज़र आएंगे, नेक्रोसिस उनके अंदर बहुत ज़्यादा शदीद दिखी जाएगी, इंटरस्टिशियल एडिमा आपको नज़र आएगा, ठीक है, इंटरस्टिशियल एडिमा, हेमरेज मतलब ब्लड सेल्स कुछ ना कुछ आपको वहाँ पे मिलेंगे। नेक्रोसिस और एडिमा इन दी एंड आपको बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट जो है ना, नेक्रोसिस प्लस एडिमा अगर मैं लिखूँ दो कहानियों में तो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आएगा। फिर हमारे पास जो टाइप 2 नीमोसाइट है, माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे ना, टाइप 2 नीमोसाइट किस तरह के थे, हमने कहा था कि यहाँ पे टाइप 2 नीमोसाइट बिल्कुल ये गोल कलर के होते हैं, जबकि टाइप 1 जो होते हैं ना ये फ्लैट आपको नज़र आ रहे थे। टाइप 2 नीमोसाइट जो है ना वो उसकी जो है ना वो डैमेजिंग वो सी आपको नज़र आएगी वाज़ेह तौर पे माइक्रोस्कोपिकली। फिर ऑर्गेनाइजिंग स्टेज के अंदर जो है ना वो जब ये टाइप 2 सेल डैमेज होंगे तो बॉडी कहेगी यार और बनाओ टाइप 2 सेल, तो हमारे पास एक्सेसिव कुछ प्रोलिफ्रेशन भी नज़र आ जाएगी, ताकि जो डैमेज हुआ है इसको रिकवरी भी तो करनी है ना, इसकी जगह नए सेल लेने हैं, तो एक्सेसिव प्रोलिफ्रेशन भी कुछ ना कुछ, एक तो डैमेज नज़र आएंगे लेकिन जो ठीक होंगे वो एक्सेसिवली जो है ना वो प्रोलिफ्रेशन उनकी अंदर देखी जाएगी, एक्सेसिवली प्रोलिफ्रेशन देखे जाएंगे, ताकि वो ट्राई करेंगे कंपनसेशन के लिए लंग्स के अंदर, ठीक है। और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे, हर चीज़ का एक मैकेनिज़्म है, अगर ये चीज़ ख़राब हुई है तो उसको कंपनसेट भी तो करना है ना, ठीक है, तो कंपनसेटरी के लिए आपके पास एक्सेसिवली प्रोलिफरेटिव सेल भी नज़र आएंगे। फिर वो कहता है कि यूएसए के अंदर उसने कुछ लिखा हुआ है कि हमारे पास 2 लाख जो है ना वो पीपल जो है ना हर साल लंग्स की इसी एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की वजह से अफेक्ट होती हैं, ठीक है, और अमूमन जो है ना 85 केसेस में ना लंग्स इंजरी जब होती है तो वो 72 आवर्स के अंदर अंदर जो है ना वो ARDC के उन्हें सांस उनका उखड़ना शुरू हो जाए, इंजरी के 72 घंटे बाद वो कहते हैं कि हो जाते हैं, ठीक है, और इनमें से जो है 85 में से जो है ना वो 30% पेशेंट जो है ना वो मोस्टली जो है ना मर जाते हैं, जो इनकी रिपोर्ट आ गई है, ठीक है। अब इसका जो है ना प्रोग्नोसिस जो है ना वो एक्यूट रिस्पिरेटरी, आपको किस तरह पता चलेगा कि ये एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का जो है ना वो पेशेंट है, इसका प्रोग्नोसिस बड़ा अजीब सा है, वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। वो एक तो प्रोग्नोसिस जो है ना वो देखने की क्या वजह है कि आया कि ये बीमारी ठीक हो भी सकती है या नहीं हो सकती, यार इसके फोकस को क्या हो गया, ठीक है। तो वो प्रोग्नोसिस डिपेंड करता है एक आपकी एज के ऊपर, एक आपका मल्टी ऑर्गन फेलियर के ऊपर जो है ना वो डिपेंड करता है, ठीक है। फिर हमारे पास सेप्टिसीमिया कितना हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसको रिकवर होने के लिए आपको मोस्टली 6 से 12 मंथ जो होता है ना वो लग जाते हैं इसकी रिकवरी स्टेज के लिए, ठीक है, और कुछ अगर ज़्यादा डैमेज हो गया तो वो इरिवर्सिबल भी हो जाता है, ये सारी की सारी कहानी आपको दिखेगी, ठीक है। अब हमने क्या क्या डिस्कस किया है यहाँ पे, ये था हमारे पास, इसको डायग्राम को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको बुक से भी समझ आ जाए। नॉर्मल एल्विलाई है, ये लंग्स की इंजरी है, नॉर्मल में क्या है, ब्रोंकियल एपिथेलियम है, टाइप 1 ये देखा फ्लैट से सेल है, टाइप 2 मैंने कहा था गोल से होते हैं, गोल मटोल से 2 नंबरी कर जाते हैं, जो इन्होंने क्या करना होता है सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस करना होता है, बाकी एल्विलर मैक्रोफेजेस नॉर्मली लंग के अंदर होते हैं, सही, इतनी बात आपको समझ आ गई। अब देखो जब लंग्स इंजरी होगी, ठीक है, तो ये जो हमारे पास है ना स्लफ ब्रोंकियल एपिथेलियम, यहाँ पे ब्रोंकियल एपिथेलियम लाइन के अंदर थी, यहाँ पे देखो ये स्लफ हो चुकी, टूट चुकी है ब्रोंकियल एपिथेलियम,
नेक्रोटिक टाइप 1 सेल। यहाँ पे टाइप 1 सेल बिल्कुल ठीक थे, यहाँ पे देखो इनका न्यूक्लियस जो है ना वो नेक्रोस हो रहा है, ठीक। फिर हमारे पास क्या था, मैंने कहा था कि ये जो है ना इंटरल्यूकन 8, ये जो हमारे पास मैक्रोफेजिस है ना, एल्विलर मैक्रोफेजिस, इन्होंने डिटेक्ट किया इंजरी को एंडोथीलियम की। तो इन्होंने क्या किया, इंटरल्यूकन 8 और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर बनाना शुरू कर दिया, जो मैंने आपको लास्ट चार्ट बताए हैं ना। तो इंटरल्यूकन 8 जब हमारे पास रिलीज़ होगा, वो न्यूट्रोफिल को कहेगा तुम एक्टिवेट हो। न्यूट्रोफिल सिक्वेस्ट्रेशन एंड माइग्रेशन इनटू द एल्विलर, ब्लड वे कैपिलरी से ये एल्विलस की तरफ न्यूट्रोफिल आना शुरू हो जाएगा। ये जब यहाँ पे आएंगे एल्विला के यहाँ पे एक्टिवेट होंगे, तो इन्होंने प्रोटीएज और ल्यूकोट्राइन, वो सारी कहानी मैंने एक्सप्लेन की है, वो रिलीज़ करेंगे। अब प्रोटीएज तो तबाही है लंग्स के लिए, इसने क्या करना है, टाइप 1 और टाइप 2 सेल की जो है ना वो डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर देनी है, और लंग्स के अंदर जो है ना एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो जाना है। सही है, जो ये वाली हमने कहानी यहाँ से यहाँ तक डिस्कस कर ली। होपफुली मैं ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ आपको समझ आ ही गई होगी। ये देखो एक्यूट रेस्पिरेटरी, वो कह रहा है कि ये एल्विलर कैपिलरीज की जो है ना वो काज बाय डिफ्यूज एल्विलर कैपिलरी और एपिथेलियम के डैमेज की वजह से लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, साइनोसिस हो जाता है, आर्टीरियल हाइपोक्सिया हो जाता है, ठीक है। उसके बाद वो लंग्स फेलियर हो जाता है, डिफ्यूज एल्विलर डैमेज हो जाती हैं, जिसे हम डेड वो एक लफ्ज़ लिख रहा है, ठीक है। उसके कह रहा है कि रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो है ना न्यू बॉर्न्स के अंदर होता है, ये एक्यूट है। अगर सिर्फ RDS हो तो रिस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये पैथोजेनेसिस है बच्चों के अंदर न्यूनेटिकली है ना, और काज बाय प्राइमरी डेफिशिएंसी ऑफ सर्व, इसके अंदर बिल्कुल नहीं बनता, जबकि यहाँ पे बनता है, लेकिन बाद में जो है ना वो टाइप 2 न्यूमोसाइट जो तबाह हो जाते हैं। पैथोजेनेसिस मैंने आपको सारी की सारी बता दी है, ठीक है। एल्विलर इंटेग्रिटी बैरियर जो था ना वो एंडोथीलियर या एपिथेलियर की इंजरी हुई, ठीक है। यार नज़र आ रहा कि नहीं आ रहा, एक तो ये लाइट का क्यों इतना इशू आ रहा है आज मुझे, हालांकि मैंने लाइट भी लेके आया नहीं, अच्छा ठीक है। तो ये एपिथेलियम और एंडोथेलियम की इंजरी होगी। टाइप 2 न्यूमोसाइट्स जो है ना वो सारे के सारे लंग इंजरी जो है ना इम्बैलेंस हो जाता है, और 30 मिनट के अंदर मैंने कहा था इंटरल्यूकन 8 जो है ना वो क्या करता है, न्यूट्रोफिल को और कीमोटैक्टिक एजेंट रिलीज़ करता है। इंटरल्यूकन 1 और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर्स ये आती हैं, वो क्या करते हैं, न्यूट्रोफिल को जो है ना वो थ्रो टू हैव द इम्पोर्टेंट रोल इन दी AR, न्यूट्रोफिल का जो है ना वो रोल आपने नहीं भूलना ARDS के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि एक्टिवेटेड न्यूट्रोफिल रिलीज़ करेंगे ऑक्सीडेंट प्रोटीएज, प्लेटलेट एग्रीगेटिंग फैक्टर, एक्टिवेटिंग और ल्यूकोट्राइन, ठीक है। हमने प्रोटीएज और ल्यूकोट्राइन देखा है डायग्राम के अंदर, और PAF देखे हैं, ऑक्सीडेंट भी साथ ऐड कर लेना। वो डैमेज करेंगे एल्विलर की एपिथेलियम को, एंडोथेलियम को, जिसकी वजह से क्या होगा, लॉस ऑफ सर्फेक्टेंट होगा, एल्विलर यूनिट अनएबल टू एक्सपेंड होगी, डिस्ट्रक्टिव फोर्स अन होगी। इसके बाद हमारे पास जो है ना वो क्या होगा, एंटी प्रोटीएज एंटी ऑक्सीडेंट वो बॉडी रिलीज़ करेगी, प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन, वो सारी की सारी कहानी है। ARDS में आपको क्या क्या नज़र आएगा, माइक्रोस्कोपिकली डार्क रेड फिल्म, एयरलेस और हैवी जो है ना, माइक्रोस्कोपिक जो है ना वो मैंने कहा था कैपिलरी कंजेशन होगा, नेक्रोसिस आपको चीज़ें देखेंगे, इंटरस्टिशियल इंटर एल्विलर एडिमा नज़र आएगा, हेमोरेज नज़र आएगा, वो सारी मैंने यहाँ पे अभी ना वाइट बोर्ड के ऊपर बता दी हैं। हाइलन मेम्ब्रेन जो है ना वो मैंने कहा प्रेजेंस ऑफ द हाइलन मेम्ब्रेन ब्रांचेज में डिस्टेंडेड एल्विलर डक्ट होंगी, ठीक है। इसी वजह से तो इसको हमने ना ARDS को हमने क्या दूसरा नाम दिया था कि स्टिफ लंग डिजीज़, हाइलन मेम्ब्रेन डिजीज़ या नॉन कार्डियोजेनिक डिजीज़ भी इसको हमने कहा था, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजिंग स्टेज जो होती है ना वो वाइग्रस टाइप 2 न्यूमोसाइट जो है ना वो अपनी प्रोग्रेशन करवाएंगे, ताकि वो कंपनसेट कर सके और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी हिम्मत को जुड़ा के। फिर वो या क्लिनिकल फीचर में कह रहा है कि 72 आवर के अंदर 85 जो है ना USA के अंदर जो है ना अक्यूट लंग इंजरी के पेशेंट जो होते हैं ना वो 72 घंटे के अंदर सिम्टम्स आते हैं, उनके अंदर फिर वो मर जाते हैं। तो ये एक दफ़ा पढ़ लेना, ठीक है। इसको जो है ना रिटर्न करने के अंदर 6 से 12 हफ्ते जो है ना वो आपको महीने लग जाते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट। बाकी ये क्लिनिकल है, प्रोग्रेसिव इनसफिशिएंसी होती है एल्विलर डैमेज की, और न्यूट्रोफिल एंड देयर बाय प्रोडक्ट एंडोथेलियम एपिथेलियम की इंजरी होती है, वो सारे के सारे। होपफुली अब आपको ARDS नहीं भूलेगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। एक्यूट लंग इंजरी के अंदर एक इंपॉर्टेंट बात है कि ये नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा, मतलब कार्डिक अंदर इशू नहीं होते, ये बगैर कार्डिक के जो है ना लंग के अंदर पल्मोनरी एडिमा होता है। दैट्स ऑल अबाउट। नेक्स्ट हम जो है ना ऑब्स्ट्रक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम चलेंगे इसका एम्फाइसीमा के ऊपर सारे का सारा डिस्कस करेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, होप आई ट्राइड माई बेस्ट कि आपको समझा सकूँ। फिर भी अगर कोई कमी रहेगी, कोई गलती लगी तो कमेंट सेक्शन नीचे ओपन है, उसके अंदर आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। रिमेंबर मी, आई विल सी यू योर प्रीशियस प्रेयर।